हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे एचआरएम की सीरीज चल रही है और ये रिक्रूटमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट को ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए ताकि इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो। इस वीडियो में मैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डील करने वाली हूँ और साथ ही उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट को भी डील करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर कर रखा है, लेकिन इतना जान लीजिए, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ जॉब। यानी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप सुटेबल कैंडिडेट को हायर करने के लिए सर्च करते हो, यानी सुटेबल कैंडिडेट को सर्च करते हो किसी एक पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे बारी आती है कि आप सुटेबल कैंडिडेट सर्च कर रहे हो, पोटेंशियल एम्प्लॉय सर्च कर रहे हो, तो कैसे सर्च करोगे? कुछ सोर्सेज होंगे ना जहां से आप उनको सर्च करोगे। तो अगर सर्च करने पे आए तो वो दो सोर्सेज होता है, एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। जब बात की जाती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो कहा जाता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स फिलिंग वैकेंसीज विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब अगर आप बात करेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो वहां पे है कि जो भी जॉब वैकेंसी है वो उनसे फिल होती है जो वहां के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि ऑलरेडी वहां के एम्प्लॉय होते हैं। जब कोई जॉब वैकेंसी आती है तो वहीं के एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन के लिए रिक्रूट कर लिया जाता है। तो वो कैसे रिक्रूट किया जा सकता है? देखिए, बाय द प्रमोशन, रिटायरमेंट, फॉर्मर एम्प्लॉयज, ट्रांसफर, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, इन तरीके से उनको रिक्रूट किया जा सकता है इंटरनली। देखिए क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को, जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रमोशन। इंटरनली कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा? तो पहला प्रमोशन के थ्रू रिक्रूट किया जाता है। प्रमोशन का क्या मतलब है कि ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, अब उसको आप किसी दूसरे ग्रेड पे, अपर हायरार्की पे पोस्ट कर दो, है ना। अपर हायरार्की में जिस पोजीशन पे, जिस ग्रेड पे वो काम कर रहा है, उससे ऊपर ग्रेड में उसको पोस्ट कर दो। यानी कि उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसका पोजीशन बढ़ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसकी अथॉरिटीज बढ़ जाएंगी, है ना। तो कोई अपर ग्रेड का पोजीशन है जो ऑलरेडी वैकेंट है और आप देख रहे हो कि एक बंदा जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और उस पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन के लिए काफी एलिजिबल है, तो आप क्या करोगे? बाहरी लोगों को चांस ना दे करके अपने खुद के एम्प्लॉय को पहले चांस दोगे, ठीक है, उस वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। तो आपने क्या कर दिया? उनको प्रमोट कर दिया और जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल कर दिया। और इस कारण से, प्रमोशन देने के कारण से क्या होता है कि एम्प्लॉय आपके काफी मोटिवेटेड होते हैं, बाकी जो एम्प्लॉय है वो काफी मोटिवेटेड फील करते हैं और बहुत मन लगा के काम करते हैं, ताकि एक को देखते हैं कि भाई उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसका क्या हो गया? सैलरी बढ़ गया, उसका ग्रेड बढ़ गया, उसका प्रमोशन हो गया, है ना। जो मैनेजमेंट है उसने बाहरी को रिक्रूट ना करके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का ही प्रमोशन किया, तो इससे बाकी लोग भी काफी मोटिवेटेड फील करते हैं। Next one, that is retirement. The retired employee may be given the extension in their service in case of non-availability of suitable candidate for the post. यहाँ ये पॉइंट रिटायरमेंट से ये मत समझ लीजिएगा कि रिटायरमेंट वाला पोजीशन, यहाँ पे है कि आप इंटरनली रिक्रूट कर सकते हैं अपने रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी। अगर कोई बंदा रिटायर होने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन वो बहुत सुटेबल एम्प्लॉय है, काफी अच्छा परफॉर्मर है और उसके लेवल का कोई दूसरा एम्प्लॉय अभी तक आप ढूंढ नहीं पाए हैं उसके लेवल का, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके रिटायरमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं और उसकी सर्विस को और बढ़ा सकते हैं, तब तक जब तक कि आपको सुटेबल कैंडिडेट उस पोजीशन के लिए नहीं मिल जाता। ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही होता है। नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर्मर एम्प्लॉयज।
Former employees who had performed well during their tenure may be called back and higher wages and incentive can be paid to them. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऐसा पोर्टल बनाते हैं कि जो भी फॉर्मर एम्प्लॉयज है वो वहां पे जाकर के साइन इन करें. उससे क्या होता है कि जब भी उन्हें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी वैकेंट पोजीशन में एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पहले अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को पहले अप्रोच करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके काम करने के तरीके को अच्छे से जानते हैं, उनके परफॉर्मेंस का डेटा उनके पास होता है, तो वेल नोन होते हैं उनके बारे में. तो वो क्या करते हैं कि उनको अप्रोच करते हैं अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को भी. तो अगर कोई पुराना एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जा रहा है अभी किसी वैकेंट पोजीशन के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयज. नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रांसफर. एम्प्लॉय मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर व्हेन एवर द पोस्ट बिकम वैकेंट. अब ट्रांसफर भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक ब्रांच में किसी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो बहुत योग्य है, और दूसरे डिपार्टमेंट में पोजीशन खाली है, और जो ब्रांच ए है, सपोज कीजिए ब्रांच ए है, वहां पे 2-3 एम्प्लॉय हैं और दूसरे जगह पे सिर्फ एक एम्प्लॉय है. यहाँ पे सफिशिएंट है, वहां पे कम है. तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, यहाँ से एक एम्प्लॉय को ट्रांसफर करके दूसरे डिपार्टमेंट में फिल कर देता है, यानी कि रिक्रूट कर देता है. यहाँ से उठा करके इंटरनली दूसरे जगह रिक्रूट कर देना, दैट इज ट्रांसफर. यहाँ पे ना तो पोजीशन बढ़ता है, ना सैलरी बढ़ती है, और ना ही अथॉरिटी बढ़ती है. सेम पोजीशन पे ही वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, दूसरे ब्रांच में चला जाता है. नेक्स्ट है इंटरनल एडवर्टीजमेंट. द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मे बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप द वैकेंट जॉब्स एज दे आर वर्किंग इन द कंपनी सिंस लॉन्ग टाइम. दे नो अबाउट द specifications and description of the vacant job. For this benefit, the advertisement within the company is circulated so that employees will be intimated. यानी कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एडवर्टीजमेंट आता है किसी वैकेंट पोजीशन के लिए कि भाई अगर ऐसा एक वैकेंट जॉब है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं. अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी तो आप उसके लिए आवेदन देंगे, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसके लिए सुटेबल होगा उसको चुन लिया जाएगा, है ना. ये बाहरी लोगों के लिए नहीं होता है, इंटरनल जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए होता है. अब देखिए इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना. ये तो हमने देखा कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है क्या, किन किन जगहों से आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. अब इनका बेनिफिट क्या है. बेनिफिट ये है, द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड. पहली बात, एग्जिस्टिंग लोगों के साथ ही आप काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाकी के लोग जो हैं वो काफी मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा ऊपर जाने का मौका मिलेगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ताकि वो और डेवलप कर सकें इसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट वन, कॉस्ट इज सेव्ड एज देयर इज नो नीड टू गिव एडवर्टीजमेंट अबाउट द वैकेंसीज. अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन को ना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस निभाने में काफी खर्चा होता है ना. नए लोग को लाएगा, वो पहले एडवर्टीजमेंट देगा दुनिया भर के जगह में, फिर फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स लेगा, मेंस लेगा, इंटरव्यू लेगा, मतलब बहुत सारा कॉस्ट इनकर्ड होता है इस चीज में. तो अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट करेगा तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जानता है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, तो उसको उतना ज्यादा खर्च नहीं बैठता किसी भी वैकेंसी को फिल करने में जितना कि एक्सटर्नल में बैठता है. इट बिल्ड्स लॉयल्टी अमॉन्ग एम्प्लॉयज टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज लॉयल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्यों लॉयल हो जाते हैं? क्योंकि उनको ये फील होता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन मेरे परफॉर्मेंस को रीड कर रहा है, वो मेरे परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है. जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ट्रांसफर दिया जाएगा, पद बढ़ाया जाएगा, पैसा बढ़ाया जाएगा. मतलब उनको ऐसा फील होता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी लॉयल्टी काफी बढ़ जाती है. Training cost is saved as the employees already know about the nature of the job to be performed.
सेम ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है तो जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है वो सेव हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि नए लोग आएंगे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, काम के बारे में बताओ, नए सिरे से शुरुआत करो, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में काफ़ी खर्चा बैठ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी नोन पर्सन यहाँ पे रिक्रूट होकर के आ रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग का कॉस्ट जो उसमें हो जाता है वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज इट इज रिलायबल एंड ईजी प्रोसेस, काफ़ी ईजी है, इंटरनली सब कुछ डील करना है तो ये रिलायबल भी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। नंबर 1, यंग पर्सन विद द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न है सॉरी, यंग पर्सन विद द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव आइडियाज डू नॉट गेट द चांस। ऑब्वियसली बात है भाई, जो लोग ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं वही अगर घूम फिर करके सारे पोजीशन को फिल करते रहेंगे तो फिर नए लोगों को चांस कैसे मिलेगा, जो फ्रेशर्स हैं उनको कैसे चांस मिलेगा। नेक्स्ट वन, द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मे नॉट बी एज एफिशिएंट एज बिफोर। अब ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक बार जिन्होंने ज्वाइन कर लिया तो नए में जो वो एफिशिएंसी दिखाते हैं वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनकी एफिशिएंसी लेवल क्या होती है, गिरते चली जाती है। तो ये भी आप कह सकते हो कि इंटरनल सोर्स का एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन है कि अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही रिक्रूट करते जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी और गिरती चली जाएगी, क्योंकि उनको ये फील होगा कि कंपटीशन कम है, हमारे ही बीच के लोग को ऊपर जाना है। इट ब्रिंग्स द मोरल डाउन ऑफ द एम्प्लॉयज who do not get promotion or selected। अब जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, किसी वैकेंट पोजीशन के लिए मतलब वो सेलेक्ट नहीं हुए तो उनका मोरल डाउन हो सकता है। अगर बाकी लोग सेलेक्ट हो गए तो उनको बुरा लगेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे में कुछ कमी है वाला बात। इट मे लीड्स टू एनकरेजमेंट टू फेवरिज्म, यानी कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म वाला बात आ जाएगा, यानी कि जो बॉस के फेवरेट होंगे उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो वो फीलिंग वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इट may not be always in the good interest of the organization। ये हमेशा के लिए अच्छे इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वहां पे हैं वही एग्जिस्ट कर जाएंगे, कोई इनोवेशन नहीं आ पाएगा, नया फेस नहीं आ पाएगा, नया ब्रेन नहीं आ पाएगा, नया आइडिया नहीं आ पाएगा, जो थे वही रह जाएंगे। अब बारी आती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द sources that lie outside or exist external to the organization, यानी कि उन sources के थ्रू रिक्रूटमेंट करना जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करना, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें पहला क्या आता है, दैट इज प्रेस एडवर्टीजमेंट। A wide choice for selecting the appropriate candidate for the post is available through this source. It gives publicity to the vacant post and the detail about the jobs in the form of job description and job specifications are made available to public in general. अब देखिए, आप लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट आता है जॉब के रिगार्डिंग, है ना, इतने क्लर्क की ज़रूरत है, इतने मैनेजर की ज़रूरत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतनी है, सैलरी इतनी दी जाएगी, फॉर्म भरिए, फॉर्म का प्राइस इतना है ना। तो आप प्रेस में एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, पेपर में देखते हो, मैगजीन्स में देखते हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट देती है और अट्रैक्ट करती है लोगों को कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास ये वैकेंट जॉब है, आप अप्लाई करो और सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाओ और हम आपको सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया प्रेस एडवर्टीजमेंट। दूसरा है कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कैंपस में कंपनीज आती हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करवाती हैं और किन्हीं किन्हीं लोगों को सेलेक्ट करती हैं और हायर करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। इट इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड फॉर कंपनीज टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट इज ईजी एंड इकोनॉमिकल। The company official person visit various institutions and select students eligible for a particular post through interviews. Students get a good opportunity to prove themselves and get selected for a good job. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही इजी और इकोनॉमिकल मेथड है भाई। जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो एचआर ऑफिशियल्स होते हैं, वो जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में और एलिजिबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए। वेरियस इंटरव्यूज होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, है ना, और उसके बेसिस पे उनको वो सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट लाइफ में ही कि अच्छी अच्छी कंपनीज उन्हें लेकर जॉब के लिए लेकर जाएं, ठीक है।
नेक्स्ट वन दैट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जैसे naukri.com है, shine.com है ना, जो कि प्लेसमेंट एजेंसीज है, जिसके पास आप कैंडिडेट अपना डेटा देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन डेटा को इस्तेमाल करके वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से लिंकअप करती है। अब सपोज कीजिए कि स्टूडेंट एक है, उसने अपना डेटा naukri.com पे डाला और वो MBA इन HR है, सपोज कीजिए MBA इन HR है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका जॉब रिक्वायरमेंट है, वो जैसा जैसा जॉब चाहता है वैसा रिक्रूटमेंट का जब भी वैकेंसी आएगा तो वो जो एजेंसी है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगी कि मेरे पास ये CV है, देखिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस बंदे को आप तक पहुंचाऊंगा। यानी मीडिएटर का काम करता है, जॉब सीकर और जॉब गिवर के बीच के मीडिएटर का काम करता है ये एजेंसीज। A data bank of candidate is sent to organization for their selection purpose and agencies get commission in return। यानी कि ये मीडिएटर का काम करता है। मैंने आपको बताया ना कि जो जॉब सीकर हैं और जो जॉब गिवर है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच का मीडिएटर है। जो जॉब सीकर है वो अपने डेटा को देते हैं इनके पास, और उनके डेटा के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनके डेटा को उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंड किया जाता है, और अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके एवज में उनसे जो कैंडिडेट हैं उनसे कमीशन लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। People registered themselves with government and employment exchange with their personal details according to the needs and request of the organization. The candidate are sent for the इंटरव्यू। बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी, अभी गवर्नमेंट का बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग जो होते हैं वो वहाँ पे उस एक्सचेंज में अपना पर्सनल डिटेल दे करके रजिस्टर कराते हैं। और जो भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू जाती हैं और वहाँ से लोगों का डेटा कलेक्ट करती हैं और उनको कॉल करती हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद है ई रिक्रूटमेंट। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, है ना, job.com, naukri.com, monster.com, जो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हैं। और वहां पे क्या होता है, कैंडिडेट अपने रिज्यूम को अपलोड करते हैं और जो जॉब देने वाले लोग होते हैं वो भी वहां पे कनेक्टेड होते हैं और कैंडिडेट भी कनेक्टेड होते हैं। कैंडिडेट के अपलोडेड रिज्यूमे को जॉब गिवर जो है वो देखते हैं, अगर उनको पसंद आता है तो वो उनसे डायरेक्टली मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। दैट इज ई रिक्रूटमेंट। यानी कि जो इंटरनेट पे रिक्रूटमेंट होता है वो हो गया ई रिक्रूटमेंट। कॉम्पिटिटर्स, बाय ऑफरिंग बेटर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ट्राई टू गेट द एम्प्लॉय वर्किंग इन द कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कॉम्पिटिटर के थ्रू भी आप लाते हो, जो बहुत कॉम्पिटिटर हैं आपके, जो बेस्ट कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उनके अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को आप अप्रोच करते हो कि भाई आपको जो ऑलरेडी मिल रहा है उससे ज्यादा सैलरी देंगे, ज्यादा फैसिलिटी देंगे, है ना, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, है ना। इसको हम पोचिंग भी बोलते हैं। आप अप्रोच करते हो लोगों को कि आप मेरे पास काम करो, हम उनसे ज्यादा आपको पे करेंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटर्स। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को करने के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली बात कि न्यू टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑब्वियसली बात है भाई, एग्जिस्टिंग लोगों को ही बनाए रखोगे तो नए इनोवेटिव लोग कैसे अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, फ्रेशर लोग कैसे आएंगे मार्केट में। नेक्स्ट वन, द बेस्ट सिलेक्शन इज पॉसिबल एज अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द जॉब। हाँ, ये हमने रिक्रूटमेंट में ही पढ़ा था कि बेस्ट रिक्रूटमेंट आप कैसे कर सकते हो, बेस्ट आदमी कैसे, सुटेबल कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा वैकेंट पोजीशन के लिए एप्लीकेशंस आएंगे। जितना ज्यादा एप्लीकेशन आएगा उतना ज्यादा आपके पास ऑल्टरनेटिव होगा, ऑप्शन होगा जिसमें कि आप बेस्ट को चुनोगे। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेटर टू सेलेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। हाँ भाई, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल कैंडिडेट नहीं है तो जबरदस्ती किसी मतलब अनप्रोडक्टिव को चुनने से बेहतर है कि हम बाहर में किसी प्रोडक्टिव बंदे को चुन लें। अब है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में
स्किल्ड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉय में स्विच द जॉब मोर फ्रीक्वेंटली। भाई एक्सटर्नल है तो क्योंकि हमने कॉम्पिटिटर वाला भी मैटर पढ़ा था, जो एम्बिशियस हैं, जो बहुत स्किलफुल पर्सन है, उनको कोई ना कोई और भी अप्रोच करके लेकर के चला जाएगा। जैसे आप अप्रोच करके लाए थे, फिर कोई और अप्रोच करेगा, वो वहां चले जाएंगे। तो जॉब स्विच का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें। इट गिव्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है ना, उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ज्यादा फील होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उनकी प्रोडक्टिविटी घटी तो अगर कहीं भी वो लैग कर गए ना, तो उनके जगह कोई और आ सकता है, उनको फायर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट as advertisement is to be given through press and training facility to be provided for new candidate। अब पहले हमने कहा था ना कि वहां पे कॉस्ट कम होता है, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट लाना है, सिलेक्शन प्रोसेस को निभाना है, सेलेक्ट हो गए तो उनको फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो न्यू कैंडिडेट में ये सारा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं इस चैनल पे इसी तरह से कॉमर्स और मैनेजमेंट के सारे पेपर पढ़ा रही हूँ, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।